हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीक्षा दिल्ली की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो आर्मी से वास्ता रखता था, जिस कारण उसके घर के सब लोग काफी लंबे थे। इसी के साथ दीक्षा की लंबाई भी लगभग 6 फुट थी। फिर क्या था, आजकल के समाज में 6 फुट की लड़की के लिए लड़का तलाशना तो मानो कोयले की खान में हीरे की तलाश के समान है। कई सालों की मेहनत के बाद दीक्षा की बुआ उसके लिए एक प्रीतम नाम के लड़के का रिश्ता बताती है और दीक्षा भी लड़के की तस्वीर देखकर लड़के के लिए हाँ कर देती है। और अगले हफ्ते ही प्रीतम अपनी माँ शीतल के साथ दीक्षा को देखने उसके घर आता है, जहाँ दीक्षा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। और उसे देखकर शीतल दीक्षा की माँ नीलम से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी तो बड़ी लंबी है। खैर, हमारा लड़का भी पूरा 6 फुट 2 इंच का है। हमारी बहू तो मुझे बहुत पसंद है। अब ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। दीक्षा धीरे से नजर उठाकर जब अपनी सास को देखती है तो उसकी नजर हैरानी से प्रीतम की जगह शीतल पर टिक जाती है। उसकी सास की लंबाई 3 फुट की थी और वो शुरू होते ही खत्म थी। दीक्षा अपनी होने वाली सास को देखकर खोई ही हुई होती है कि तभी ये देखकर शीतल दीक्षा को होश में लाते हुए कहती है, बेटी, तेरी शादी मुझसे नहीं प्रीतम से होने वाली है। उसे देख, मुझे क्या ताड़ रही है, पगली कहीं की। आजकल के बच्चे भी ना। प्रीतम और दीक्षा अकेले में बातें करते हैं, जिसके कुछ देर बाद प्रीतम अपनी माँ शीतल के साथ वहाँ से अपने घर चला आता है। और उनके जाने के बाद दीक्षा अपनी माँ नीलम से कहती है, नहीं माँ नहीं, ये नहीं हो सकता। अब क्या मैं अपनी सास को गोदी लेकर घूमूंगी? नहीं माँ, मैं सारी जिंदगी आपकी डांट सुन लूंगी, इस घर के जूठे बर्तन मांज लूंगी, लेकिन उस बोनी औरत को अपनी सास नहीं बनाऊंगी। दीक्षा, तू 30 की हो गई है। बड़ी मुश्किल से तेरी लंबाई की अकॉर्डिंग एक रिश्ता मिला है। अब इसे मना मत कर, शादी कर और अपने ससुराल रवाना हो जा। तेरे पापा के शहीद होने के बाद मैंने ही अकेले तेरी परवरिश की है, कोई कसर नहीं रखी। तो अब तू भी मेरी उम्मीदों पर खरी उतर और इस रिश्ते को मना मत कर। माँ, पर मेरी सास बोनी है। बोनी बस सोच होती है दीक्षा, इंसान नहीं। अगर तू बोनी होती, तेरे साथ कोई ऐसे भेदभाव करता तो तुझे अच्छा लगता? बता, लगता अच्छा? तू शादी जरूर करेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दीक्षा को वक्त के हाथों समझौता करके प्रीतम से शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है, जिसके कुछ महीनों बाद वो प्रीतम से शादी करके अपने ससुराल के दरवाजे पर एंट्री के लिए खड़ी होती है और अपनी सास को आरती की थाल लेकर अपने सामने खड़ा देखकर मन में कहती है, हाय रे, मेरे तो कर्म ही फूट गए थे। भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मुझे ये छोटा पैकेट मिला है। या तो मेरी बोनी सास को थोड़ा लंबा कर दे या फिर मुझे छोटा कर दे। हम दोनों साथ कहीं आएंगे जाएंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे गिल्ली डंडा बैट बॉल। दीक्षा को ऐसे ख्यालों में खोया देखकर उसकी सास शीतल उसे होश में लाते हुए कहती है, अरे यो मेरी अमिताभ बच्चन बहू, तेरी जया बच्चन जैसी सास हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी है। होश में तो आजा। क्या हुआ दीक्षा, तुम ठीक तो हो ना? दीक्षा प्रीतम और शीतल की बात सुनकर होश में आ जाती है और सभी रस्मों को पूरा करके ससुराल में एंट्री लेती है। दीक्षा और प्रीतम जब अपने कमरे में जाते हैं तो प्रीतम को देखकर दीक्षा मन में कहती है, कुछ भी कहो, मेरी माँ ने मेरा पति तो मेरी टक्कर का ढूंढा है और बहुत क्यूट भी है, लेकिन जब मैं अपनी सास को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पति की जगह मैंने 2 लीटर की पानी की बोतल खरीद ली है और इसके साथ मुझे एक छोटा मैगी का पैकेट फ्री मिल गया है। अरे कहाँ खो गई? ये वक्त खुद में खोने का नहीं है, हम दोनों का एक दूसरे में खोने का है। इतना कहकर प्रीतम दीक्षा के करीब जाता है और दोनों प्यार भरा वक्त साथ में बिताते हैं। वैसे तो दीक्षा अपने नए घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन फिर भी वो जब देखो अपनी सास से थोड़ी खिंची खिंची रहती। वो प्रीतम के सामने तो फिर भी अपनी सास से हंस बोल लेती, पर अकेले में वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। और शीतल अपनी बहू से मेल मिलाप की जितनी कोशिश करती
दीक्षा उसे कोई खास जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक दिन जब शीतल चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो चीनी का डब्बा ऊपर रखा देखकर कहती है, अरे ये क्या, बहू ने तो चीनी का डब्बा कितना ऊपर रख दिया। एक काम करती हूँ, उसको क्या परेशान करना, खुद ही उतार लेती हूँ। शीतल टेबल पर चढ़कर डब्बा उतारने की कोशिश करती है तो डब्बे के साथ शीतल भी जमीन पर आ जाती है और तभी वहाँ भागी भागी दीक्षा आती है और अपनी सास और चीनी को नीचे बिखरा देखकर कहती है, आपको चीनी उतारने के लिए किसने कहा था? अब गिर गई ना, लग गई ना चोट आपको। अरे आप पहले ही जरा सी हैं, क्यों गिरकर अपने आप को खर्च कर रही हैं? लोग क्या कहेंगे? नई बहू आई और सास का ख्याल नहीं रखा। बहू, मैंने अब तक तो डब्बे अपनी लंबाई के हिसाब से रखे थे, लेकिन तूने सब डब्बे अपने हिसाब से रख दिए। अब मेरा हाथ नहीं गया, इसलिए टेबल पर चढ़कर उतारने लगी थी। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है। अब आप यहाँ से जाइए, मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखना है। ठीक है, आपको चाय चाहिए ना, मैं ले आऊंगी। दीक्षा सब सफाई करके अपनी दोस्त सुरभि से फोन पर बातें करने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में देने जाती है और वहाँ उसे रोता देखकर कहती है, अरे मम्मी जी, मैंने सच बोला है, आप रो क्यों रही हैं? माना आप बोनी हैं, पर छोटी बच्ची हो क्या? देखिए, 2 दिन बाद मेरी सहेली सुरभि मुझसे मिलने आ रही है। वो स्कूल टाइम से बड़ी मजाकिया थी, तो प्लीज आप उसके सामने मत आना। मैं नहीं चाहती वो आपको देखकर आपका और मेरा दोनों का मजाक बनाए। इतना कहकर दीक्षा वहाँ से चली जाती और दिन बीतते हैं। शीतल अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुमसुम बिताने लगती है, जिसके बाद एक दिन सुरभि दीक्षा से मिलने उसके घर आती है और दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर गले लग जाती हैं। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी कि तभी सुरभि को उसकी सास का वीडियो कॉल आता है और वो इशारों में अपनी सास से बातें करने लगती है। जब कॉल कट होती है तो दीक्षा सुरभि से सवाल करती है, ये तू अपनी सास से डमशल आर्ट्स क्यों खेल रही थी? सब ठीक तो है ना? अरे तुझे नहीं पता, मेरी सास बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैं उनसे इशारों में बात कर रही थी। पता है, मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है। वो मेरी माँ से ज्यादा मुझे प्यार करती है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। कहते हैं भगवान जब इंसान में एक कमी करता है तो उसमें हजारों खूबियाँ भी बढ़ा देता है। शुरू में मैं अपनी सास से बहुत शर्म खाती थी, लेकिन फिर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। चल अब मेरी सास की छोड़, ये बता तेरी सास कैसी है? सुरभि की बात सुन के दीक्षा को वो सारे बुरे बर्ताव याद आते हैं जो उसने अपनी सास के साथ किए और वो सुरभि से कहती है, तो रुक, मैं अपनी सास को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दीक्षा अपनी सास के कमरे में जाती है और जाकर उसके पैरों में गिरकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको उल्टा सीधा बोला और आपसे लड़ाई की। जब तो आप तो मुझे मेरी माँ से बढ़कर प्यार करती हैं। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपकी बेटी बनकर रहूंगी। आइए मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। इतना कहकर दीक्षा अपनी सास को लेकर सुरभि के पास जाती है और दोनों का परिचय करवाती है। शीतल भी सुरभि से मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और उस दिन के बाद से दीक्षा कभी अपनी सास शीतल का उपहास नहीं करती और जीवन का ये सत्य समझ जाती है कि इंसान को उसके रंग रूप आकार से नहीं नापना चाहिए, बल्कि उनका भला दिल देखना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान ने अगर किसी इंसान में कोई एक कमी दी है तो जरूर उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी दी होगी। तो उस इंसान की खामियां नहीं, खूबियाँ देखिए। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सीता देवी की बहू खुशबू ने अपने नाम की तरह ही सारे घर में अपने गुणों की खुशबू फैलाई हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में थी नारद मुनि जैसी ननद यानी अलका, जिसका काम बस चुगली करना था और उसकी इस आदत से हर कोई वाकिफ होते हुए भी उसकी बातों में आ जाता था, क्योंकि वो चुगली भी ऐसे करती थी मानो जैसे सच बोल रही हो। ऐसे ही एक दिन सीता देवी अपनी बहू खुशबू को आवाज लगाती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है, खुशबू बहू,
जरा मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो मुझे कुछ काम है। ठीक है माँ जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। खुशबू अपने कमरे में जाती है और अलमारी से पैसे निकालते हुए बोलती है, माँ जी भी ना इतने पैसे तो मांग लेती हैं, लेकिन कभी भी वजह नहीं बताती कि इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही हैं। चलो सास है, उनका हर हुक्म सर आँखों पर। खुशबू की ये बातें उसके दरवाजे पर खड़ी ननद अलका सुन लेती है, जो अपनी भाभी के पैसे देने के बाद अपनी माँ से बोलती है, माँ आपको पता है अभी जब आपने भाभी को पैसे लाने के लिए बोला तो वो अपने कमरे में जाकर क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी बताइए जरा। यही कि माँ जी तो पैसे ऐसे मांग लेती है मानो कि पेड़ पे उग रहे हो। अरे आज तक एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया कि कहाँ खर्च करती है, क्या लाती है, क्या करती है। बहू ने ऐसा बोला? अरे ये पैसा मेरे बेटे का है, तो भला मुझे उसे बताने की क्या जरूरत है कि क्यों ले रही हूँ और क्या काम है। वही तो देखो ना, भाभी को तो प्रधान बनना है यहाँ का। अरे हर चीज की जानकारी उनको दो। मैं तो कहती हूँ माँ, उन्हें ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं मोहन से जरूर बात करूँगी। अलका की चुगली के कारण सीता के मन में अपनी बहू के लिए थोड़ी कड़वाहट से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अलका अपनी माँ की चुगली करने के लिए रसोई में अपनी भाभी खुशबू के पास जाकर बोलती है, भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, माँ जी की मनपसंद पनीर की सब्जी बना रही हूँ। उनको बहुत पसंद है ना पनीर, तो सोचा आज चलो माँ जी को खुश कर दिया जाए। वाह भाभी, आपके जैसी बहू तो भगवान हर घर में दे। लेकिन क्या फायदा आपके ये सब करने का? जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, वो तो आपके लिए मन में जहर लेके बैठी है। क्या मतलब दीदी, माँ जी और मेरे लिए अपने मन में जहर क्यों भरेंगी? वैसे देखो, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने उनके मुंह से कहते सुना था कि आपने कहा है कि वो पैसे ले लेती है, फिर उसका हिसाब नहीं देती है, इसलिए वो मोहन भैया से इस बारे में बात करेंगी। क्या इतनी सी छोटी बात के लिए माँ जी मोहन जी से मेरी शिकायत करेंगी? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई मन से थोड़ी कहा था। वही तो भाभी, आपके किए इतने सारे अच्छे काम नजर नहीं आते उन्हें, बल्कि आपकी छोटी सी गलती नजर आ गई। कोई नहीं, अगर मोहन जी ने मुझसे कुछ भी कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। और अब कोई पनीर नहीं बना रही मैं माँ जी के लिए। माँ जी को मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे हाथ का पनीर भी उनको जहर ही लगेगा। अलका अपनी भाभी के मन में भी अपनी माँ के प्रति कड़वाहट भर के अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ जाकर वो खुद से बोलती है, आज तो मजा आ जाएगा। ये चुगली करना भी किसी चिंगारी से कम थोड़ी है, तुरंत आग लग जाती है। और हाँ, ये चुगली करने की आदत पता ही है सबको मेरी, फिर भी ना जाने क्यों मेरी बातों में आ जाते हैं पागल कहीं के। अलका अपना काम करके बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखती है और कुछ ही देर में मोहन घर आता है, जिसके बाद अलका अपने भाई को पानी देती है। घर के माहौल को ऐसे शांत देखकर मोहन अलका से बोलता है, अलका, ये माँ और खुशबू कहाँ हैं? बड़ी ही शांति फैला रखी है दोनों ने आज, वरना तो दोनों इस टाइम साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं। बात ऐसी है कि भाभी से आज माँ ने थोड़े से पैसे मांग लिए, तो भाभी भी बड़ी चंटी निकली। भाभी ने तो उनका हिसाब मांग लिया कि आपको पैसे क्यों चाहिए। अब बताओ, माँ गुस्से में खाना पीना भी नहीं खा रही। अरे अपने बेटे की कमाई में से ही तो पैसा मांगा था, कौन सा कोई नाजायज पैसा मांगा था। लेकिन भाभी भी ना, वो कौन सी कम है। माँ कह रही थी कि पनीर बना लो, लेकिन वो गुस्से में बोली कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, फेंक कर चली गई। क्या ऐसा करा खुशबू ने? मैं बात करता हूँ। मोहन गुस्से में आकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ खुशबू फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। ये देखकर वो उससे बोलता है, फोन काटो अभी के अभी। खुशबू कॉल काट कर मोहन से बोलती है, मोहन क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे क्यों चिल्ला रहा हूँ? अरे तुमने मेरी माँ से मेरे पैसों का हिसाब मांगा, और तो और उनके लिए बनाया खाना भी फेंक दिया। अरे एक दिन में तुमको मेरी माँ से इतनी नफरत हो गई? वाह, सही कहा है लोगों ने। बहू घर बनाती है वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन बहू की एक गलती पर उसको घर तोड़ने वाली जरूर बोल दिया जाता है। अरे तो मेरी माँ को दिए पैसों का हिसाब तुमको क्यों चाहिए? मेरी कमाई है, मेरी माँ जैसे मर्जी उड़ाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको क्यों इतनी मिर्च लग रही है? ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, मुझे तो कोई हक ही नहीं है कुछ पूछने का, तो मैं इस घर से जा रही हूँ। वैसे भी जहाँ इज्जत ना हो उस घर में रहकर क्या फायदा। मुझे धमकियाँ मत दो, जाना है तो जाओ। खुशबू अपना सामान पैक करके
गुस्से में घर से चली जाती है और सीता उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अपने मायके जाकर रहने लगती है। अपनी भाभी को घर से निकलवाकर अलका बोलती है, सही है, भाभी भी ना मुझे छोटी छोटी बातों पर टोका करती थी। अब अपने घर रहेंगी तो कुछ दिन शांति से रहूंगी। खुशबू के जाने से घर वीरान सा हो गया था, लेकिन मोहन भी अपने गुस्से में उसे लेने नहीं जाता। कुछ दिन बाद जब अलका घर से तैयार होकर निकल रही होती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है, अलका, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो माँ, मैं कॉलेज की फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसकी बर्थडे पार्टी में शाम तक आ जाऊंगी। कहीं नहीं जाना। अरे घर का माहौल नहीं दिख रहा तुझे? तेरी भाभी घर छोड़कर जा चुकी है और तुझे बाहर जाना है। अरे अब भाभी की वजह से मैं आना जाना छोड़ दूं क्या? वो अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं भेजा उन्हें। अलका, एक बार में बात समझ नहीं आती, चुपचाप अपने कमरे में जा। अलका गुस्से में आकर अपने कमरे में जाती है और अपना बैग फेंकते हुए बोलती है, पहले भाभी रोका टोका करती थी और अब माँ। भाभी को तो मैंने घर से निकाल दिया, अब माँ का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अलका अपनी माँ के खिलाफ अपने भाई के कान भरने जाती है, जहाँ वो मोहन के कमरे में आकर उससे बोलती है, भाई, मुझे तेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन तूने ना जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। गलत कदम मतलब ये कि मैंने माँ को कहते सुना था कि झूठी सच्ची बातों का रस मिलाकर मैंने अपने बेटे के कानों में भर दिया और उसने बहू को घर से निकाल दिया। अब मेरा बेटा सारी जिंदगी मेरे पल्लू से बन के रहेगा। क्या माँ ने ऐसा बोला? मतलब उन्होंने जो भी खुशबू के बारे में मुझे बताया वो पूरा सच नहीं था? माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे का घर कैसे तोड़ सकती हैं वो? अरे भाई, बीवी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है तो माँ को डर होता है कहीं उसका बेटा उसके लिए पराया ना हो जाए, इसीलिए ये सब हो गया। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मोहन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अलका बोलती है, ये लो जी, अब तो माँ का भी इंतजाम हो गया। अब भाई या तो भाभी के साथ अलग रहने लगेंगे या फिर माँ को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे में मैं उनके साथ रहूंगी, फिर वो मुझे रोके टोकेंगे भी नहीं कि कहीं मैं भी उन्हें छोड़ के न चली जाऊँ। अलका की चुगली करने की आदत ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी, लेकिन अब उसका सबक सीखने का वक्त आ गया था। उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा मोहन सुन लेता है, जो कुछ देर में खुशबू को लेकर घर आता है, जिसके बाद खुशबू अपनी सास सीता के पैर छूकर माफी मांगती है और सीता भी अपनी बहू के गले लगकर माफी मांगती है। ये देखकर अलका बोलती है, भाई ये सब तू क्या कर रहा है? माँ ने तो भाभी को घर से निकलवाया था, तू उन दोनों को एक क्यों कर रहा है? हाँ, क्योंकि माँ ने नहीं, खुशबू को तूने घर से निकलवाया अपनी चुगली से। दोनों सास बहू के एक दूसरे के खिलाफ कान भर के। हाँ दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो आपका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी। और नहीं तो क्या, अरे तेरी भाभी तेरे लिए दूसरी माँ है, पर तूने तो अपनी सगी माँ को ही नहीं छोड़ा। ना, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरा झूठ मैंने अपने कानों से सुना है और अब तेरी सजा ये है कि जब तुझे अपने रिश्तों का ही मोल नहीं है तो हम तुझसे ये रिश्ता ही छीन रहे हैं और तुझे हमेशा के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं, जहाँ तू अकेली अपनी पढ़ाई पूरी कर और दीवारों से हमारी चुगली कर, क्योंकि वो तो जवाब भी नहीं देंगी। नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करो, मैं दोबारा कभी चुगली नहीं करूँगी। नहीं, जिसको रिश्ते का मोल ही नहीं है उसको सबक मिलना ही चाहिए, उसको रिश्तों से दूर करके। मोहन अलका को घर से दूर दूसरे शहर हॉस्टल भेज देता है, जहाँ कुछ हफ्तों रहने के बाद अलका अकेलेपन के कारण पागल सी होने लगती है। तब उसको समझ आता है कि जिन रिश्तों में वो चुगली करके आग लगा रही थी, वो रिश्ते उसकी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। इसीलिए उसको सबक सीखता देखकर मोहन भी उसे वापस घर ले आता है और सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। लवीना एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। उसके स्टाइलिश लुक के सभी दीवाने थे। वो जहाँ से भी गुजरती सभी लोगों के बीच का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाया करती। ऐसे ही एक दिन सर्दियों के मौसम में वो सुंदर सी ड्रेस डालकर कॉलेज जाती है और उसे देखकर उसका दोस्त रेयांश बोलता है, क्या बात है, सर्दी हो या गर्मी, तू अपने लुक से हर मौसम में कहर ढाती रहती है। ए रेशमा, कुछ सीख लवीना से, क्या भिखारन से बन के रहती है तू हमेशा। तेरे कान पे ना मैंने 2-4 धर देने हैं, बंद कर ले अपना मुंह, समझा? रवीना अपनी बॉडी पे कितना कुछ लगाती है, तब जाके इतनी सुंदर दिखती है।
पर मेरी ब्यूटी तो बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल। ओए तू ना कम बोल, कितना कुछ क्या, मैं तो कोई क्रीम बॉडी लोशन कुछ भी यूज नहीं करती। तभी मैं कहूँ, फेस की स्किन इतनी सॉफ्ट और हाथ कैसे रूखे रूखे से हो रहे हैं तेरे। अब तुझे भी क्या ही प्रॉब्लम होगी, सब तेरे फेस को ही तो ज्यादा देखते हैं ना। हाँ यार लवीना, इस कबाड़ा ने बात तो बिल्कुल सही कही है, मेरी अभी नजर पड़ी है। आई थिंक तुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। चलो यार क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया। इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं और लवीना वहाँ खड़ी अपने हाथों को देखने लगती है और शाम को घर आकर अपनी माँ राधा से बोलती है, माँ माँ सुनो ना, मुझे थोड़े पैसे दे दो। कितने थोड़े? 1000 बस। क्यों, इस महीने की पॉकेट मनी कहाँ गई तेरी, जो तू एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है? चाहिए क्यों तुझे? वो मुझे सर्दियों के लिए कुछ कॉस्मेटिक खरीदना है। अरे दे दूंगी कल। इस वक्त कौन सा तेरा चाचा दुकान खोल कर बैठा होगा, जब देखो तब हाजिर चाहिए इसको। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई, अब खाना खिला दो ना माँ। इतना कहकर वो खाना खाने बैठ जाती है और अगले दिन अपनी माँ से पैसे लेकर कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है और बोलती है, भैया एक अच्छा सा बॉडी लोशन दिखाना। मैडम अच्छा क्या होता है, बॉडी लोशन का नाम बताओ, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सा चाहिए। कभी यूज तो किया ही नहीं है, कौन सा नाम बताओ। वो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपने पसंद से ले लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, ये रखे, हर ब्रांड के हैं, देख लीजिए। जिसके बाद लवीना एक बॉडी लोशन को उठाकर देखने लगती है और खुद से बोलती है, यार बॉडी लोशन में भी इतने ऑप्शन होते हैं क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं। क्या करूं, किससे मदद लूं? हाँ मैडम, देख लिया कौन सा चाहिए आपको? क्या करूं? एक काम करती हूँ, 5 अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन ले लेती हूँ, जो सूट करेगा वो ठीक है, वरना देखी जाएगी। भैया आप ये 5 दे दीजिए। ठीक है मैडम, और कुछ? नहीं यही लेना है बस। जिसके बाद वो बॉडी लोशन लेकर घर चली जाती है और अगले दिन नहा धोकर वो बाथरूम से बाहर आती है और लाए हुए बॉडी लोशन को बेड पर रखकर खुद से बोलती है, कौन सा लगाऊं? डीप नरिशिंग वाला लगा लेती हूँ आज। वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ राधा आती है और उसे ऐसे अपने आप से बातें करता देखकर बोलती है, अरे ये दिमाग चल गया है क्या तेरा, जो खुद से ही बातें करे जा रही है? और ये क्या फैला रखा है बेड पर? कॉलेज नहीं जाना तुझे, जो यहाँ टाइम पास कर रही है? माँ मैं टाइम पास नहीं कर रही, बल्कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इन 5 बॉडी लोशन में से मैं कौन सा वाला लगाऊं। अच्छा, तो इन्हीं बॉडी लोशन में पैसा फूक कर आई है तू? इससे अच्छा तो घर में पड़ा नारियल का तेल लगा लेती, कम से कम पैसे तो बच जाते। माँ दिमाग की दही क्यों कर रही हो, ये बता दो कौन सा लगाऊं? क्यों फालतू में परेशान हो रही है? ला मैं बताती हूँ। इतना कहकर वो बॉडी लोशन की बोतल को स्मेल करने लगती है और बोलती है, ए लवीना, तू ना यही वाला लगा, इसमें ना मस्त खुशबू आ रही है, तू इसे लगाएगी तो तू भी महकने लगेगी। मेरी मान तो अभी इसे लगा ले और कल दूसरा लगा कर देख लियो, ठीक है? अपनी माँ के कहने पर लवीना वही बॉडी लोशन लगाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो हर रोज अलग अलग बॉडी लोशन लगाया करती थी। साथ ही वो बॉडी लोशन को फेस क्रीम की तरह भी यूज करने लगी थी। कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लवीना के तरह तरह के बॉडी लोशन लगाने की वजह से उसके हाथ और गले पर हल्के हल्के रैशेस होने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड रेशमा बोलती है, और लड़की, ये हाथों पे लाल लाल सा क्या हो गया, कोई चोट लग गई क्या? तू तो चुप ही रह, तू ही बोलती थी ना कि सर्दियों में बॉडी लोशन नहीं लगाती है। देख लगाया तो क्या हो गया मेरे साथ, इससे अच्छा तो मैं बिना बॉडी लोशन के थी, कम से कम मुझे रैशेस तो नहीं होते थे। अबे कौन से वहम में जी रही है तू? बॉडी लोशन स्किन की नमी बनाए रखता है, उससे कोई नुकसान थोड़ी होता है, पागल है क्या? अरे यार तेरे कहने पर ही बॉडी लोशन खरीद के लाई थी, उसी से हुआ है ये सब। जा ना, कुछ भी मत बोल। ओए, कहीं दुकान वाले ने तुझे एक्सपायरी डेट वाला लोशन तो नहीं दे दिया? नहीं यार, मैं 5 अलग अलग बॉडी लोशन लेकर आई थी और कोई भी एक्सपायर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, मैंने अच्छे से चेक किया था। 5? ओ दिमाग से पैदल, 5 बॉडी लोशन किस खुशी में खरीद लिए तूने? 1 मिनट, इसका मतलब तूने 5 को यूज किया होगा, तभी तेरी स्किन में ये रैशेस हुए ना? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लगाऊं और कौन सा रहने दूं, इसीलिए मैं एक एक करके सारे लगाती गई। वो बोल ही रही होती है कि तभी रेशमा का कॉल आता है
और वो कॉल पर बातें करने लगती है और थोड़ी देर बाद कॉल कट करके बोलती है, अरे ओ बेअकल लड़की, बॉडी लोशन खरीदने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। चल अभी तो मुझे कहीं जाना है, पर तू ना मुझे कल मिलियो, मैं तुझे किसी से मिलवाऊंगी, ठीक है, बाय। इतना कहकर रेशमा जल्दी से वहाँ से चली जाती है और लवीना भी अपने घर के लिए निकल जाती है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, पर रेशमा किसी काम में बिजी होने की वजह से लवीना से मिल नहीं पाती और लवीना भी बॉडी लोशन लगाना छोड़ देती है, जिससे उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने हॉल में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी रेशमा उसके घर आकर उससे बोलती है, और जाने मन क्या हाल है? जाने मन की ऐसी कम तैसी, मुझे ये बता कि तू कहाँ मर गई थी? अरे कितने कॉल किए, मजाल है जो तू एक फोन उठा ले। हाँ नहीं तो बात मत कर मुझसे। ये लड़की तो सारी तमीज रद्दी वाले को बेच कर आई है। कैसे बात कर रही है तू उससे? एक तो वो इतने दिनों बाद घर आई है। अरे रेशमा बेटा तू खड़ी क्यों है? बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं फिर कभी पी लूंगी, आज इसके साथ कहीं जाना है मुझे। भाई चल तैयार हो जा, जाना है ना? जाना सुनाई नहीं दे रहा क्या? जिसके बाद वो अपने कमरे से तैयार होकर रेशमा के साथ घर से निकल जाती है और दोनों एक पार्लर में जाती हैं, जहां रेशमा लवीना को वहां काम करने वाले एक बॉय ब्यूटिशियन से मिलवाती है और जिसे देखकर लवीना धीरे से रेशमा से बोलती है, तू मुझे पार्लर क्यों लेकर आई है? इतनी सर्दियों में मुझे कुछ नहीं करवाना, चल यहाँ से। रेशमा, क्या इन्हें ही मुझसे एडवाइस चाहिए थी? हाँ सैंडी, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, और लवीना ये सैंडी है, इस पार्लर में काम करता है। वैसे हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो मैं भी कर सकती थी, पर तुझे इनके कहीं पर ज्यादा यकीन होगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ लाई हूँ। ओके, तो लवीना आप अपने ड्राई स्किन से परेशान हैं, तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। देखो, हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कर बैठते हैं, लेकिन ज्यादा करने से बेहतर है कि हम थोड़ा ही करें, लेकिन सही तरीके से करें। बॉडी लोशन को लगाने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी स्किन को सूट करने वाला बॉडी लोशन लगाएं। लेकिन मेरी स्किन के लिए कौन सा बॉडी लोशन बेस्ट रहेगा, ये बात मैं कैसे जानूं? उसके लिए आपको अपनी स्किन का टाइप पता होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई है, तो तुम्हें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए डीप नरिशिंग वाला बॉडी लोशन यूज करना चाहिए, जिसे लगाने से उससे रिलीज हुआ ऑयल स्किन को शाइनी बनाएगा। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि लोशन को हल्के हाथों से लगाना चाहिए, ज्यादा जोर से रगड़ने पर स्किन को नुकसान हो सकता है। सैंडी उन दोनों को और भी बातें बताता है, साथ ही दोनों को उनकी स्किन टाइप का बॉडी लोशन भी दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और लवीना उसकी एडवाइस के हिसाब से ही बॉडी लोशन का यूज करने लगती है, जिससे उसकी स्किन और भी निखरी और सॉफ्ट हो जाती है और जिसके बाद वो सैंडी की बताई बातों को दिमाग में रखकर ही कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीदा करती जो कि उसकी स्किन टाइप को सूट करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।